नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नमस्ते हिंदुस्तान पे। अभी हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपने सबने देखा ही होगा, या जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज जाके देखें। जो मूवी आई है विवेक अग्निहोत्री ने, जो 32 साल से कश्मीरी पंडित जो झेल रहे थे उस दर्द को जनता के सामने रखा है। किसके माध्यम से? द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से। तो कश्मीर फाइल्स आखिर है क्या? क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ? आइए जानते हैं उसके बारे में। ये जो घटना हुई थी, सबसे महत्वपूर्ण डेट मानी जाती है 19 जनवरी 1990। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था 19 जनवरी 1990 को कि रातों रात कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा? क्या ये सिर्फ एक दिन की घटना है कि जगमोहन आए, उन्होंने बोला कि सामान अपना पैक करो और यहाँ से पलायन कर लो? क्या ये एक ही दिन की घटना है? आइए जानते हैं इसके बारे में। तो फारूक अब्दुल्ला जो इस पूरी घटना के महत्वपूर्ण किरदार हैं, उन्होंने 20 जनवरी 1990 को सीएम पद से रिजाइन दे दिया, जबकि उनको सारी चीजों की जानकारी थी कि कश्मीर जल रहा है, कश्मीरी पंडितों के साथ यातनाएं हो रही हैं, आतंकवाद बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने 20 जनवरी 1990 को अपने पद से रिजाइन दे दिया, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि जगमोहन को राज्यपाल बनाया गया था। अब फारूक अब्दुल्ला को इसमें भी अपना सियासत की वजह से उसने जलते हुए कश्मीर को वो वहां से रिजाइन देके चले गए। लेकिन उनकी इस जो भी वहां पे जो भी घटनाएं हो रही थी उसको लेके उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। एक सीएम जो बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता है, पूरे स्टेट को लेके चलता है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उनका जो कार्यकाल था 1986 से 1990 तक था और उनको सारी चीजों की जानकारी थी। केंद्र में उस टाइम पे राजीव गांधी की सरकार थी, उनको भी सारी चीजों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जगमोहन जो जनवरी 1990 से मई 1990 तक वहां के राज्यपाल रहे, उन्होंने केंद्र में जो राजीव गांधी की सरकार बैठी थी को पल पल की जानकारी दी, अपने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, उनको पल पल की जानकारी दी कि आखिर क्या हो रहा है कश्मीर में। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। काफी लोग का ये कहना है इस मूवी को देखने के बाद भी, और जिन्होंने नहीं देखी वो भी ये चीज बोलते हैं कि उस टाइम पे मतलब 19 जनवरी एक ही रात में सारे कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा, एक ही दिन की घटना है, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट थी, वही सपोर्ट कर रही थी, उसी के चक्कर में ये सारी चीजें हुई हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या जगमोहन ने राजीव गांधी को लिखा। जनवरी 1990 से मई 1990 तक जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। लेकिन और उस टाइम पे राजीव गांधी कांग्रेस के थे, विपक्ष के नेता थे। तो उन्होंने 20 अप्रैल को, जब वो राज्यपाल थे उसी टाइम उन्होंने 20 अप्रैल 1990 को राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी। और आइए जानते हैं कि उन्होंने लिखा क्या था अपनी चिट्ठी में। तो आइए बात करते हैं उस चिट्ठी की जो राज्यपाल ने देश के प्रधानमंत्री को लिखी थी। उन्होंने बताया कि क्या आपको ये याद दिलाने की जरूरत है कि 1988 की शुरुआत से ही मैंने आपको कश्मीर में पनप रहे तूफान के बारे में चेतावनी देनी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों यहीं से पता चल जाता है कि जो ये घटना हुई थी ये केवल 1990 की नहीं, ये एक रात की नहीं, ये घटना इसकी जो शुरुआत थी वो 1988 से ही हो गई थी। और यही चीज बार बार वो प्रदेश के प्रधानमंत्री को बता रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी नहीं लिया। आइए आगे देखते हैं। लेकिन आप और आपके पास आसपास रहने वाले सत्ताधारियों के पास इन चेतावनियों को देखने का ना समय था ना विजन था। ये चेतावनी इतनी साफ और स्पष्ट थी कि उनकी अपेक्षा करनी आपके लिए एक ऐतिहासिक भूल होगी। उन्होंने बार बार इस चीज के बारे में बताया कि आखिर क्या हो रहा है कश्मीर में। 1988 से ये सारी चीजें मतलब जो भी घटनाएं थी वो सारी 1988 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैं आपको कुछ चेतावनियों के बारे में बताता हूं। अगस्त 1988 में घाटी के अंडर करंट का विश्लेषण करने के बाद मैंने कहा था कि संकीर्ण और कट्टरवाद का ढोल पीटने वाले लगातार काम कर रहे हैं, तोड़फोड़ बढ़ रही है, बॉर्डर पार होने वाली घटनाओं का साया घाटी पर पड़ रहा है, घातक हथियार आ रहे हैं। मतलब जो भी हथियार जो इस्तेमाल किए गए थे वो सारे 1988 से ही आ रहे थे। ये भी उसी टाइम की ही चिट्ठी है। अप्रैल 1989 में मैंने तुरंत कार्रवाई करने की अपील की थी। मैंने कहा था कि हालात तेजी से खराब हो रहे हैं, ये ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी की कोई राह नहीं है। पिछले 5 दिनों से बड़े पैमाने पर हिंसा, दंगा फसाद, आगजनी, मौत और ना जाने क्या क्या हो रहा है।
स्थिति हाथ से निकल गई है। अगर हालात काबू में नहीं आए तो कल मकबूल भट्ट की बारी थी। मुख्यमंत्री पहले ही राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अलग पड़ चुके हैं। जो हालात हैं उसमें फौरन एक्शन की जरूरत है। मुख्यमंत्री कौन? फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने सिर्फ इस वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि जगमोहन को वहां पे राज्यपाल क्यों बनाया। जो अगर लिया जाता है तो शायद समय से हो जाए, उसके बाद तो देर हो जाएगी। मई में एक बार फिर से मैंने अपनी चिंता आपसे जाहिर की थी। सबसे चिंताजनक बात ये थी कि कट्टरपंथियों की हर जीत से उनका हौसला और ज्यादा बढ़ रहा था और सारा दोष सरकारी अधिकारियों पर मढ़ दिया जा रहा था। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपकी अक्रमण्यता हैरान करने वाली थी। मतलब जो उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जो उनका बिहेवियर था उसको लेकर उन्होंने बोला कि जो आपका बिहेवियर है बहुत ही हैरान करने वाला है। उतनी ही हैरानी मेरी दूसरी बार गवर्नर बनने पर आपकी प्रतिक्रिया से हुई थी। अचानक से मैं कम्युनल एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? क्योंकि अभी तक वो उनके साथी थे, लेकिन अचानक ही उनको, जगमोहन को, जो वहां के राज्यपाल थे, उनको अपने से अलग कर दिया गया। इसी के साथ ही वो बोलते, जुलाई 1989 में जब मैंने इस्तीफा दिया था तो आप चाहते थे कि मैं कांग्रेस के टिकट पर दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूं। देश में जिस तरह की राजनीति होती है उसे देखते हुए मैंने आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर जम्मू और कश्मीर का दोबारा राज्यपाल बनने से आपको कोई दिक्कत थी तो आप मुझे सीधा बता देते। मतलब एक गवर्नर जो वहां पे बोल रहा है बार बार कि अगर आपको कोई दिक्कत थी तो आप मुझे पहले ही बता देते। आखिर किस तरीके की राजनीति हमारे देश में होती है। अगर जम्मू और कश्मीर का दोबारा राज्यपाल बनने से आपको कोई दिक्कत थी तो वो आप मुझे पहले ही बता देते। मैं उस स्थिति में जाने से पहले 2 बार सोचता जहां से वापसी की कोई राह ना हो। आपको मुझ पर झूठे आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आपके लिए हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते केवल शब्द हो सकता है। आपके लिए सच्चाई और निरंतरता कोई मायने ना रखती हो, ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि जो सत्यमेव जयते हमारे देश का मतलब बहुत माने जाने वाला है कि सत्यमेव जयते बार बार बोला जाता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने ये बोला कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो जो शब्द है सत्यमेव जयते वो सिर्फ उसके लिए शब्द ही हो, उनका कोई मायने नहीं है। इसी के साथ ही इस घटना के 2 और महत्वपूर्ण किरदार हैं। पहला फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, जिनको बिट्टा कराटे भी बोला जाता है, और दूसरा है यासीन मलिक। इन लोगों ने अपने इंटरव्यू में खुद ये कबूल किया है कि हाँ इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मारा था। तो बिट्टा कराटे आखिर बिट्टा कराटे इसको नाम मिला कैसे? ये 1988 में ये पीओके यानी पाकिस्तान वाला जो कश्मीर था वहां पे जाके इन्होंने आतंकवाद की ट्रेनिंग ली। वहां से वापस आने के बाद इन्होंने सबसे पहला खून या सबसे पहली घटना जो की थी वो थी सतीश। जो सतीश थे वो इनके बचपन के दोस्त थे और कश्मीरी पंडित थे। वो बहुत टाइम बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए, बिट्टा कराटे से मिलने के लिए उनके घर गए और उन्होंने वहां पे कुछ हथियार देख लिए थे। बिट्टा कराटे ने उस टाइम तो उनको ये बोल के बहला दिया कि ये सारे नकली हैं, लेकिन सतीश के उसके घर से जाने के बाद ही उन्होंने अपने साथियों से, बिट्टा कराटे ने अपने साथियों से फोन करके उनको बताया कि मेरे दोस्त ने, जिसका नाम सतीश है, उसने मेरे घर में हथियार देख लिए। और वहां से उसके बिट्टा कराटे के पास ऑर्डर आता है कि उसको जान से मार डालो। तो बिट्टा कराटे फिर उनके घर जाता है, सतीश के घर जाता है। सतीश अपने दोस्त को सतीश ने अपने दोस्त को बाहर देखा कि बाहर मेरा दोस्त आया। वो बाहर आता है अपने दोस्त से मिलने के लिए और इतने में ही बिट्टा कराटे उनको गोलियों से भून देता है। तो यहीं से उसका आतंकवाद स्टार्ट होता है। उसके बाद उनको बिल्कुल भी डर नहीं था, बिट्टा कराटे को बिल्कुल भी डर नहीं था। वो खुले आम कश्मीर की सड़कों पर बंदूक लेके और कश्मीरी हिंदुओं को जो भी जहां मिलता था उसको वहीं गोली मार देते थे। इसके साथ ही अभी कोर्ट ने, जो कोर्ट थी वहां की न्याय जो भी संगठन था, उन्होंने उनको 16 साल की जेल दी। लेकिन फिर भी उनको बेल पे, जब उनका टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ था, फिर भी उनको बेल पे वापस छोड़ दिया गया। और कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दी कि इसके बिट्टा कराटे के खिलाफ कोई भी खास सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उसको छोड़ा जा रहा है। मतलब उस टाइम पे उसका आतंकवाद इतना ज्यादा था, इतना खौफ था उनका कि सरकार ने भी उसको छोड़ दिया। जो कोर्ट थी उन्होंने भी उसको छोड़ दिया कि सरकारी वकील ने उनके खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठे नहीं कर पाए। लेकिन विवेक अग्निहोत्री
32 साल पहले जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था वहां से वो सबूत ले आते, लेकिन हमारी जो कोर्ट है, न्याय व्यवस्था है, उसको कोई भी सबूत नहीं मिलता। उसी को देखते हुए उन्होंने ये मूवी बनाई कि आखिर क्या हुआ था 32 साल पहले, लोगों को जनता के सामने रखा, लोगों को पता चले। फिर भी, और इसके साथ ही बिट्टा कराटे, उसके बाद वो अलगाववादी नेता बन गए, शांति प्रिय हो गए, और आज उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो वो कैसे आई? मतलब अगर वो आतंकवादी नहीं थे या उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला तो उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आई कैसे? और वो अभी वो एक नेता बन के बैठे हुए हैं। उसके साथ ही बात करते हैं हम यासीन मलिक। यासीन मलिक जिसको एनडीटीवी ने यूथ, मतलब जो भी यूथ है हमारी, उसको उनका आइडल मान के पेश किया था। अब बात करते हैं दूसरे किरदार यासीन मलिक की। यासीन मलिक इन्होंने भी 1989 में पीओके में जाके आतंकवाद की ट्रेनिंग ली। उसके बाद ये वापस कश्मीर में आके इन्होंने भी बिट्टा कराटे के साथ कंधे से कंधा मिला के आतंकवाद में पूरा सपोर्ट किया, पूरा साथ दिया। लेकिन फिर भी आज ये बाइज्जत कश्मीर में बैठे हुए हैं। तो इन्हीं सब चीजों, जबकि दोनों ने अपने इंटरव्यू में कबूल किया कि हाँ, हमने कश्मीरी हिंदुओं को मारा था, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है। और फिर इसी के साथ ही तो वही सारी चीजें जो भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ कि क्यों उनको पलायन करना पड़ा, क्या सब चीजें थी, उन्हीं सब चीजों को विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स में दिखाया है। तो यही सब सारी चीजें द कश्मीर फाइल्स में दिखाया। तो मेरा सबसे बस यही निवेदन है कि जिसने ये मूवी नहीं देखी हो, प्लीज ये मूवी जाके देखें। आखिर उनको भी पता चले, आप सबको भी ये पता चले कि आखिर क्या हुआ था 19 जनवरी को कश्मीरी पंडितों के साथ, क्यों उनको अपना घर बार छोड़ के वापस मतलब पलायन करना पड़ा।